हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने अपना बहुत ही नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। यस, थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें दो अलग अलग टॉपिक दिख रहे होंगे। ठीक है, दो वर्ड्स मिक्स हैं। पहला थर्मो, दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो ये वर्ड आपका किस पे डिपेंड कर रहा है या कहाँ से लिया गया है, समझ में आ रहा है। थर्मो मीन्स हीट, यहाँ पे हीट की बात हो रही है। डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ठीक है, तो देखो हीट एनर्जी के थ्रू जो बॉडी में मोशन होगा या सिस्टम की बात अभी नहीं करूंगी, बस 2 मिनट वेट करिए फिर बताती हूँ सिस्टम क्या होता है। किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी के थ्रू जो मोशन होगा, ठीक है, वो कहलाता है अपना थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम लोग सिर्फ हीट पढ़ रहे थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भाई हीट अगर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई सब्सटेंस है जिसने हीट गेन किया, तो यार सिर्फ हीट गेन किया तो उससे हमारा थोड़ी ना कोई काम बनेगा। उस हीट को गेन करके वो किस डायरेक्शन में या किस तरह से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, क्या उसमें मोशन पॉसिबल है हीट के थ्रू या नहीं, ये सारी चीज़ें इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं जो कि है अपनी थर्मोडायनेमिक्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या होती है भाई थर्मोडायनेमिक्स। ये राइटिंग पे मत जाया करो, तुम लोगों की बहुत अच्छी है राइटिंग, इसलिए मेरी राइटिंग को ऐसा रहने दो। ठीक है, तो यार आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स आपकी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई कि हीट एनर्जी से कैसे कैसे वो कन्वर्ट होता है मोशन में। ओके, जैसे कि आपकी हीट एनर्जी है वो इंटर कन्वर्जन के थ्रू हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस ब्रांच में आपकी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है, वो होती है अपनी थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। अभी बोला था ना सिस्टम वर्ड, यस ये वही है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो ऑब्जेक्ट जिसमें हम फुली कंसंट्रेटेड रहेंगे, मतलब जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, वो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाएगा सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरह से समझ लो, ऑब्जेक्ट काम करेगा आपका सिस्टम का। इसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसी ऑब्जेक्ट को आप हीट प्रोवाइड करोगे, इसी ऑब्जेक्ट से वर्क डन निकल के आएगा, इसी ऑब्जेक्ट से जो कुछ भी होना होगा होगा। ठीक है, आपके लिए इस ऑब्जेक्ट से बाहर की दुनिया कहलाती है सराउंडिंग। इस ऑब्जेक्ट के बाहर जो कुछ भी है दैट विल बी सराउंडिंग, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, पूरा यूनिवर्स इस ऑब्जेक्ट के बाहर सब कुछ सराउंडिंग है आपके लिए। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे आप फुली कंसंट्रेटेड रहते हो, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कि प्रेशर चेंज हो रहा है, कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो सारी स्टडी आप करो, वो आपका कहलाता है सिस्टम। ठीक है, तो चलो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो भाई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा ये समझने वाली चीज़ है। अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये ए है ये बी है, ये सपोज करो 10 डिग्री पे है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ही हम उनको कांटेक्ट में लाते हैं, आपको पता है हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। हीट फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक आइस क्यूब लीजिए और अपने हाथ पे रखिए, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है, आइस क्यूब क्या है, आपकी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर रही है। तो जैसे जैसे हीट अब्जॉर्ब कर रही है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी से ही हीट अब्जॉर्ब कर रही है, सराउंडिंग से भी वो हीट अब्जॉर्ब कर रही है। हीट अब्जॉर्ब करती जा रही और वो मेल्ट होती जा रही है। कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद आपका हाथ भी ठंडा हो जाता है ना, तो वही रीज़न है।
हीट ट्रांसफर हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अभी तो हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। भाई हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी का क्या मतलब हुआ, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 15 डिग्री पे आ जाएंगे, लेकिन सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ओके, कितने टेम्परेचर पे आएंगे वो कैसे पता लगेगा, भाई जितना अमाउंट हीट का इसने ट्रांसफर किया होगा इसको, उतना ही इसने अब्जॉर्ब किया होगा। Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है। जितनी हीट बी ऑब्जेक्ट ने A1 को दी उतनी ही A1 ने अब्जॉर्ब की है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो बाय द वे वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो आज हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। वो स्टेज आपकी कहलाती थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाए, ठीक है। तो समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जीरोथ लॉ में इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यार सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस बात पे कि ये जीरोथ लॉ, जीरो नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जैसे जैसे बेसिक था, काफ़ी बेसिक लॉ था, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाला गया था। उसके बाद थोड़े और इन्वेंशंस के थ्रू हमें मिला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो थोड़ा सा और एडवांस लॉ था, मतलब फर्स्ट लॉ बेसिक था, सेकेंड लॉ एडवांस था उससे, ठीक है। एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड वॉज एडवांस। तो वो लॉ था अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बाद में मिला था। अब इसके बाद जानते हो फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद हमें एक और लॉ पता चला, वो बहुत ही बेसिक लॉ था, इवन वो फर्स्ट लॉ से भी बेसिक था। अभी मैं बताऊंगी तो आप कहोगे ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस सा लॉ था। तो यार काउंटिंग में अब क्या करते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया, 1 से पहले क्या आता है, जीरो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्योंकि ये सबसे लास्ट में खोजा गया था, सबसे लास्ट में बना था। अगर हमारे पास 3 सिस्टम है, कौन कौन से, ए बी और सी। ये है सिस्टम ए, ये है सिस्टम बी और ये है सिस्टम सी, ठीक है। 3 सिस्टम है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिस्टम ए बी सिस्टम सी से सेपरेटेड है एक डायाथर्मिक वॉल से, ठीक है, डायाथर्मिक वॉल। और ए और बी आपस में सेपरेटेड हैं एडियाबैटिक वॉल से। हालांकि यहाँ वॉल कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो सिस्टम ए और सिस्टम बी आपके एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है और सिस्टम सी आपका ए बी के थ्रू डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपका सिस्टम ए और सिस्टम बी, सिस्टम ए ध्यान से सुनिएगा, अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ जो आपका सिस्टम ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम बी के साथ, मतलब इन दोनों के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, वैसे तो एडियाबैटिक वॉल लगा रखी है, ठीक है। अगर एडियाबैटिक वॉल ना भी रहे तो भी हम कह सकते हैं कि देखो इनके बीच कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, ए बी के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही क्योंकि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी स्टेटमेंट का ही पार्ट है, मतलब बी और सी के बीच भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और सी के बीच भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। चलो थोड़ा सा लॉजिकल था। देखो अगर x की वैल्यू कह रहे हैं y के इक्वल है और
साथ ही साथ बोल रहे हैं y की वैल्यू z के इक्वल है, तो यार x की वैल्यू क्या तुमको नहीं पता है, z के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ अप्लाई करो, कह रहे हैं अगर सिस्टम B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम A एंड B। ओके, सिस्टम A और सिस्टम B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, साथ ही साथ सिस्टम B सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम B और सिस्टम C के बीच भी कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सिस्टम C और सिस्टम A भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, मतलब सिस्टम A और सिस्टम C के बीच भी कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, चलो बहुत अच्छे, आई गेस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो सम ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, देखो काइनेटिक और पोटेंशियल बार बार बोलने से अच्छा मैं मैकेनिकल बोल देती हूँ। सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिकल एनर्जी वो कहलाती है आपकी इंटरनल एनर्जी। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने भाई इसके बाद है अपना एनालिटिकल मेथड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास भाई गैस है, गैस के एक्सपेंशन के समय जो वर्क डन होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। क्या एनालिटिकल मेथड analytical method for the work done during expansion ठीक है, तो यार देखो एक्सपेंशन के समय जो वर्क डन होता है इसका एनालिटिकल मेथड मतलब वर्क डन फाइंड आउट कैसे करते हैं, समझने के लिए ये कंटेनर लो। ये आपने कंटेनर कंसीडर किया, ये है। अभी क्या कर रहे हैं, ये इसमें ये चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पे गैस फिल्ड है। ठीक है, और ये इसका पिस्टन इसका ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहां से यहां तक इसको आने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने, dx। इसका पिस्टन का एरिया अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, कितना एरिया कंसीडर करते हैं, a। ठीक है, तो अब है क्या, देखो कंसीडर कर लो कि आपकी गैस फिल्ड है एक ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले इस टाइप के कंटेनर में। ठीक है, और इसमें हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो इसका पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल के साथ फ्रिक्शन लेस मूवेबल पिस्टन है। तो सपोज कर लो कि गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस पे, गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया इस पे, दैट इज P। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन कितना हो जाएगा, जो प्रेशर एक्सर्ट किया गैस ने वो तो P था, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू यू नो दैट प्रेशर इनटू एरिया। और देखो अगर गैस ने P प्रेशर एक्सर्ट किया मतलब F फोर्स इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पिस्टन पे अप्लाई किया गैस ने, ये देखो यहाँ पे गैस फिल्ड है। ओके, तो देखो ये वाली पोजीशन को x बोल दो, ये वाली पोजीशन को y कह दो। पिस्टन को x पोजीशन से y पोजीशन तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा,
तो वो वर्क डन निकाल लो। सपोज करो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा DW, ठीक है, DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसी चीज को, DW इज इक्वल टू FDX आ गया, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले DW इज इक्वल टू P इंटू A इंटू DX, ठीक है। तो DW इज इक्वल टू देखो ये क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट की जगह ये देखो आपको दिख सकता होगा, ये सिलेंड्रिकल जो हमारा वेसल था उसकी हाइट भी तो है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, PdV। यार सिलेंडर का वॉल्यूम पता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट ही तो लिखते हैं, तो DX यहाँ पे स्मॉल हाइट ही तो है, तो DW इज इक्वल टू PdV। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत जगह यूज होने वाला है और बहुत बुरी तरह से यूज होगा ये फॉर्मूला। जो भूल जाएगा समझ लो यार उसका काम तो यहीं पे खत्म। तो भाई अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, और वर्क डन कैसे निकालते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, वो देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए। साइक्लिक प्रोसेस, अगर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो चलना और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A से B तक गए और B से घूम के फिर से A पे आ गए, ठीक है। बीच में आप किसी भी पाथ के थ्रू आ जाओ, कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से आए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, आप A से B पे गए, B से घूम करके फिर से A पे आ रहे हो, ठीक है, मतलब घूम फिर के आप सीधे A पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो वो इस टाइप का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस डायरेक्शन में यार A से B तक तो गए और B से जब रिटर्न हो रहे हो तो यहाँ कहीं D पॉइंट पे रिटर्न हो रहे हो, ठीक है। B से रिटर्न हो रहे हो तो D पॉइंट पे रिटर्न हो रहे हो, A पे वापस नहीं आ पा रहे हो, तो ये प्रोसेस आपका कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। तो दिस वन इज साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो साथ ही साथ देख लेते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग। कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्राफ, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्राफ, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज करो कि आपको, आप यहाँ से यहाँ तक आए, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना A B, ठीक है। A पॉइंट पे वॉल्यूम कितना था V1, B पॉइंट पे वॉल्यूम V2। एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे प्रेशर, PV ग्राफ है ये, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेशर हो जा रहा है P। तो देखो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ का जो कुछ भी एरिया आएगा वो हो जाएगा वर्क डन, एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ का जो कुछ भी एरिया आएगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। तो देखो अगर आपको सच में एरिया निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। A पॉइंट पे आपका A पॉइंट पे आपका वॉल्यूम कितना है V1, B पॉइंट पे वॉल्यूम V2, A पॉइंट पे प्रेशर P, B पॉइंट पे प्रेशर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एरिया निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वर्क डन। कितना एरिया, ये शेडेड पोर्शन, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर ऐसा कोई लाइन मिल जाए, ऐसा कुछ कर्व्ड शेप, ठीक है, या फिर इस तरह से क्लोज्ड कर्व मिल जाए, ये A है, ये B है, साइक्लिक प्रोसेस ही बना देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन A से B तक और B से A तक आने में, A B A से B तक गए, B से वापस A तक आए, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा शेडेड पोर्शन, ये जो बना रही हूँ ये, इस पोर्शन का एरिया। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा इन पोर्शंस का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में
इस टाइप का कुछ दिया होगा या शेप आपको कुछ ट्रेपेजियम टाइप का दिया होगा, मतलब ऐसे ही शेप दिए होंगे, ज्योमेट्रिकल शेप, जिसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लो। ये तो मैं आर्बिट्रेरी कोई भी शेप बना दे रही हूँ, आप इसकी वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इसे रब करना पड़ेगा, ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, शेडेड पार्ट का एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका एरिया वर्क डन फ्रॉम ए बी, ए से बी तक है और बी से वापस ए तक आने में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर आप किसी सिस्टम को DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो तो वो सिस्टम जो है उसका कुछ अमाउंट हीट का कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट करेगा और बाकी की हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा या अपने पास रख लेगा, किसमें, अपनी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी सिस्टम को अगर कोई एनर्जी दी जाती है, सपोज करो DQ अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को अगर हम लोग देते हैं, तो उसमें से वो उस एनर्जी के, उस हीट एनर्जी के कुछ पार्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल वर्क। तो इतने पोर्शन को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया और बची हुई हीट को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में अपने पास रख लेगा। तो ये तो कहता है भाई अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेस्ड किस पे है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कभी कि यार बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा बेस्ड किस पे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एनर्जी कंजर्व है। हीट एनर्जी दे रहे हो, थोड़ा अमाउंट उसने कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क में, बाकी बची हुई हीट एनर्जी को अपने पास अब्जॉर्ब कर लिया इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इसने अपने पास रख लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो यार ये किस पे बेस्ड हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही तो बेस्ड हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देख लीजिए, DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW की वैल्यू मैंने कहा था ना, याद रखिएगा, PdV। बस ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बाद आ जाते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, CP एंड CV। तो यार मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एक साथ बता रही हूँ, समझते चलो। सबसे पहले CP को देखो, अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या CP। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, CV क्या हो जाएगा इसी तरह से आपका CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने पर जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी, करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी CP। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा वो कहलाएगा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV। आई गेस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसकी बात कर रखी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना
अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसको हम लोग जानते हैं मेयर्स फॉर्मूले के नाम से। नेक्स्ट इज मेयर्स फॉर्मूला। तो यार चलो अब लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी या मेयर्स फॉर्मूला। ये भूलने लायक चीज़ नहीं है यार, तो इसको स्टार लगा के रखो, ठीक है। भूलना नहीं है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो भूल गया समझ लो उसका काम यहीं पे ख़त्म। तो स्टार लगा दिया मतलब समझ लो इसका ये स्टार है पूरे चैप्टर का। ऐसे बहुत सारे स्टार इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मेयर्स फॉर्मूला है क्या, इसमें है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो स्टेटमेंट कई तरीके से हो सकता है, जिस भी तरीके से लिखा जाएगा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कई बार आपको इस तरह से मिल सकता है लिखा हुआ, जैसे कि शो दैट द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द गैस कांस्टेंट, ओके। या मेयर्स फॉर्मूला, या फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। इस तरह से कई सारे टर्म्स हैं, वो तो लैंग्वेज है, किसी भी टाइप में किसी भी तरीके से लिख दें, क्वेश्चन को घुमाने के तरीके हैं वो सारे, तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1 मोल आइडियल गैस कंसीडर करनी होगी। कंसीडर 1 मोल आइडियल गैस। एक सेकेंड, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस कंसीडर किया। चलो 1 मोल आइडियल गैस कंसीडर करने के बाद सपोज करो हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, सॉरी टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, हम इसे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, डी क्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में जो कि पीडीवी लिखा हुआ है, और बाकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रख लेगा। सपोज करो जो डी क्यू एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, मतलब डी क्यू एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है आइडियल गैस ने हमारी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब किया होगा तो क्या हो जाएगा सी वी। और देखो डी क्यू वॉल्यूम के थ्रू टेम्परेचर भी तो कुछ बढ़ा होगा। सपोज कर लो टेम्परेचर डी टी बढ़ गया, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ डी टी, सी वी डी टी। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ यार, सी वी डी टी, सी वी डी टी, अगर इसने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब की है और डी क्यू हीट से इसका टेम्परेचर डी टी बढ़ गया है, तो सी वी डी टी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, अच्छा कहा गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी डी वी, ये टर्म तुरंत जीरो हुआ। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम बोला ये टर्म तो तुम्हारा खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो क्या आ गया सी वी डी टी, यहाँ से सी वी की वैल्यू निकाल सकते हैं डी यू बाई डी टी, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, सी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दो, डी यू अपॉन डी टी से फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया, सी वी की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसके बाद देखो ये नहीं पता है कि किस तरह से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी तक माना था कि चलो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब्जॉर्ब किया था गैस ने, अब साथ ही साथ अगर हम ये भी मान लें कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना अब्जॉर्ब करके इसने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी आइडियल गैस ने उसने कांस्टेंट प्रेशर पे अब्जॉर्ब किया है, तब क्या हो जाएगा सी पी डी टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अब्जॉर्ब कर रही तो डी सी पी डी टी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सी पी डी टी है यार, सी पी डी टी। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे अब्जॉर्ब कर रही है हीट और टेम्परेचर डी टी रेज हो रहा है, तो आपको पता है 1 डिग्री सेल्सियस रेज होता तब तो वो सी पी होता, लेकिन डी टी रेज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना डी टी रेज हो रहा है, तो इसलिए हमें डी टी से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो सी पी डी टी इज इक्वल्स टू
du प्लस पी डी वी। क्लियर? dt से डिवाइड कर दीजिए इस बारी। Cp इज इक्वल टू, पहले भी वही किया था, हालांकि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो पी डी वी वाला टर्म जीरो हो गया था। du बाई डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते, इसको एज इट इज लिखा रहने दो। Cp इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी। हाँ, डी यू बाई डी टी की जगह पे हम Cv जरूर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए Cp इज इक्वल टू Cv प्लस पी डी वी बाई डी टी। ये आ गया आपके पास। कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आइडियल गैस हमने लिया था ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों आइडियल गैस ही ले लिया। देखिए क्यों लिया था वो भी रीजन समझिए। अब क्या करना है, PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल भी लिया था, नहीं तो NRT हो जाता। तो PV इज इक्वल टू RT अप्लाई करिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा क्या। कांस्टेंट प्रेशर पे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। PdV विद रेस्पेक्ट टू T करिए, P dV बाई डी टी इज इक्वल टू R डी टी बाई डी टी। ये आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी आ चुका है हमारे पास। क्या आ गया, पी डी वी पी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर। यार आपने पढ़ा होगा, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आता है, तो t का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में p dv बाई dt की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए p dv बाई dt की वैल्यू r मिल गई है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, r पुट कर देंगे। cp इज इक्वल टू cv प्लस r, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 cp इज इक्वल टू cv माइनस Cv प्लस R। तो यहां से देख लीजिए Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फ्रॉम हियर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यही था आपका मेयर्स फॉर्मूला। यहां से एक चीज क्लियर है, R की वैल्यू सभी को पता होगी, जिनको भी पता होगी एक लॉजिक इन्होंने लगा लिया होगा, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो कई बार आपसे ये भी प्रूफ करा लेते हैं, शो दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv। ओके, तो सबका आंसर एक है, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आपको आंसर देना कैसे, आंसर करने का तरीका आपको आना चाहिए। ओके, तो चलो भाई, अब इसके बाद हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर 1। आइसोथर्मल प्रोसेस। यार आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये देख लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। डेल्टा टी 0 है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में कहीं भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आपको पता है, अगर गैस की बात की जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी मीन्स इंटरनल एनर्जी शुड बी 0। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं du इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। और क्या हो रहा है इस प्रोसेस में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, dq पूरा का पूरा जो हीट अब्जॉर्ब कर रही है गैस, उसको पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रही है। यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, dq इज इक्वल टू dw, या इसी को हम लोग बोलते हैं dq इज इक्वल टू pdv।
तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि जितनी भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड की गई है, सिस्टम ने अब्जॉर्ब की पूरी हीट को, इसने जितनी भी हीट मतलब प्रोवाइड की गई या सिस्टम ने अब्जॉर्ब की पूरी हीट को ये कन्वर्ट कर दे रहा है मैकेनिकल वर्क में। इसने इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी भी हीट स्टोर करके नहीं रखी। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है। आइसोथर्मल प्रोसेस आके हम लोग पढ़ेंगे भी बहुत बारी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस क्यों है इसी लाइन में दिख गई यार, सिस्टम वही तो अच्छा है जो इंटरनल एनर्जी के रूप में कुछ ना बचाए ना, तो ये आइडियल सिस्टम आपका है। नेक्स्ट आते हैं आइसोथर्मल सिस्टम के बाद आइसोबैरिक सिस्टम पे। आइसोबैरिक सिस्टम, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या बोल रही हूँ यार मैं। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। शायद मैंने पहले भी सिस्टम लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा था। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, तो यहाँ पे डेल्टा पी जीरो होगा। देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, बोले तो प्रेशर इज कांस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यार चेंज इन प्रेशर जैसा कोई टर्म यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एज इट इज बना रहेगा। मतलब अगर आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो थोड़ी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को बचा के अपने पास रख लेगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बचा के अपने पास रख लेगा और बाकी वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो इसका कुछ खास रोल नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस पे। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा, आइसोचोरिक प्रोसेस। हाँ ठीक है, जिन्होंने ऐसा पढ़ा है ना बेस्ट है, सही है, ज़रूरी है यहाँ पे। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, दिस टाइम देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। तो भाई बहुत ही कामचोर प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू बोले तो पी डी वी, बट यहाँ तो यार डी वी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो मिल क्या रहा है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू। ध्यान देना भाई, आपने सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई ना, इसने पूरी की पूरी स्टोर कर ली इन फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। पूरी की पूरी हीट एनर्जी को स्टोर कर लिया अपनी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, और काम किया इसने जीरो, कोई काम नहीं किया। सबसे निकम्मा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है आइसोचोरिक और मैंने कहा था कि सही है। ठीक है, तो इसका भी कोई काम नहीं मिलेगा आपको आइसोकोरिक प्रोसेस का, क्योंकि यार वर्क डन दे ही नहीं रहा। तो ऐसे प्रोसेस का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, सोच के देखो। एप्लीकेशन तो उन्हीं प्रोसेसेस का होगा ना जो आइडियल हो। सबसे पहला जैसे आइसोथर्मल बताया था मैंने आपको, उसने थोड़ी भी हीट को इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर ही नहीं किया, पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, बोले तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू क्या होता था, डी यू प्लस पी डी वी। ये टर्म जीरो हो गया, बोले तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी। ठीक है, तो यार ये सिस्टम देखो, इसकी भी खासियत एकदम बहुत दूर से ही दिख रही है। कोई भी हीट एनर्जी हमने नहीं दी और इसने वर्क डन भी किया। कहाँ से किया, जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी, जो इसके पास पहले से स्टोर्ड थी, इसने अपनी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज किया वर्क डन में। ठीक है, अपनी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी से इसने आउटपुट दिया, वर्क डन दिया। तो इसलिए ये प्रोसेस भी हमारे लिए काफ़ी काम का है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो ये तो थी प्रोसेसेस की बात। अब आते हैं अपने जो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमने देखे। सबसे पहला था आइसोथर्मल, दूसरा था एडियाबैटिक। इसमें वर्क डन कैसे कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल से ही, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन हो रहा है ये चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर कर लीजिए कि कोई गैस है, वो फिल्ड है किसी कंटेनर में। रुक जो डायग्राम बना देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो वही प्रीवियस डायग्राम यार, उसी को याद कर लो बस। ठीक है, ये एक्स पोजीशन, ये वाई पोजीशन, ये वाली जो डिस्टेंस है कह दो dx डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही है गैस P, यहाँ पे गैस फील्ड है, अंडरस्टूड है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ओके चलो भाई, वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपकी काम नहीं पड़ेगा। तो भाई हम कह रहे हैं कि गैस है, इसका वॉल्यूम V1 से V2, कितना V1 से V2 एक्सपेंड कर रहे हो आप, V1 से V2 हो रहा है, P प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इसमें वर्क डन कितना आ रहा था वर्क डन तो आपने पढ़ा था, गैस के एक्सपेंशन में स्मॉल वर्क डन dW वाज P dV, याद आया? बस सेम पहले वाला। ठीक है, अगर इस एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर सेम रहता है, ओके टेम्परेचर सेम रहता है और गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर के V2 होता है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? टेम्परेचर सेम रहता है, मैंने बोला है यहाँ पे डी भी है यार, डी को मत भूल जाओ, 0 से W P dV फ्रॉम V1 टू V2 आइसोथर्मल है। ओके तो आपको एक चीज और पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? यहाँ पे देखो, ये जो गैस थी, रुक जाओ, ये है आपकी आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, चलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है यार? PV इज इक्वल्स टू nRT, सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहें, हाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट निकल के आया, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसे हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी उसके थ्रू जो इसके वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, V1 से बढ़ के वॉल्यूम V2 हुआ है। ठीक है, वो चीज़ हमने कंसीडर किया है, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए। भाई वॉल्यूम चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। ओके तो प्रेशर भी P से, मतलब P1 से P2 हुआ होगा। ओके चलो, तो P की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? nRT, ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, nRT अपॉन V। ठीक है, अब इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू nRT अपॉन V पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, देख लीजिए, dW इज इक्वल्स टू PdV। इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल्स टू P की वैल्यू nRT अपॉन V dV फ्रॉम फ्रॉम V1 टू V2, ये 0 टू W। तो इसका इंटीग्रल निकाल लीजिएगा, W आएगा, nRT कांस्टेंट है, nRT को बाहर करिए, इंटीग्रेट कीजिए dV अपॉन V को फ्रॉम V1 टू V2। तो आपको पता है dV अपॉन V लिखा है ना, 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू dV, इसका इंटीग्रेशन log V आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
आर टी लॉग वी, सॉरी फिर ज़ीरो लिखा मैंने, V1 से लेकर के V2 तक। ओके, तो W इज इक्वल टू NRT log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू NRT log ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, log ऑफ V2 बाई V1, ये है नेचुरल बेस का लॉग, log ऑफ बेस E। ठीक है, अगर इसी को हम लिखना चाहें log बेस 10, तो log बेस 10 लिखने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं क्या बोल रही हूँ देखो, W इज इक्वल टू एन आर टी इंटू 0.303 log बेस 10 V2 बाई V1, या और स्टैंडर्ड चाहते हो लिखना तो NRT इंटू 2.303 ln V2 बाई V1। ये है आपका वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये था आपका वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो भी वर्क डन होता है वो इस फॉर्मूले से हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया। आपने देख लिया कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। कई बार ये आपको दे देगा इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, तो आप n के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे और इजीली क्या वैल्यू आ रही है वो चेक कर लोगे कितनी वैल्यू आ रही है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जैसे ये आपने पढ़ा था, दो ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो अभी तो आपने पढ़ लिया वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब पढ़ोगे वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो चलो यार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ। ओके, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक सेकेंड, ये आ गया। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यार एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होने वाला है, पूरा का पूरा कंसीडरेशन अपना सेम रहेगा। देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, कहाँ गया यार, आजा, यही वाला था। ठीक है, यहाँ से फिर से वही चीजें हैं, लेकिन इस बारी dW इज इक्वल टू PdV। यस, अपनी बेसिक इक्वेशन है वर्क डन की, वो हम लेके चलेंगे। इस बारी देखो, जब गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, प्रेशर P1 से P2 हो रहा है बढ़ के, तो टेम्परेचर भी हम कंसीडर करेंगे T1 से बढ़ के T2 हो जाएगा। तो सिंस यहीं पर वर्क डन इन एन, रुक जा यार, क्या था, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, चलो कंसीडर करते हैं। आपको पता था dW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, dW इज इक्वल टू PdV। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक बढ़ के हो जा रहा है, सपोज कर लो कि जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जा रहा है, और टेम्परेचर T1 से बढ़ करके T2 हो जा रहा है। ओके, हीट कांस्टेंट रहेगी इस बारी, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो रहा है, वर्क डन 0 से W हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपनी बेसिक इक्वेशन है, इससे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हो क्या रहा है आपने पढ़ा होगा, या भी आगे आपको बता दिया जाएगा। आइसोथर्मल आइसोथर्मल बोल रही हूँ, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो, प्रेशर और वॉल्यूम का आइसोथर्मल रिलेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल लिए थे, लेकिन एडियाबैटिक रिलेशन ये होता है
पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी की पावर गामा आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये चीज़ आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे आपको इसका खैर प्रूफ करा दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ना, इसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस कांस्टेंट को कुछ K कह दो। ठीक है, K अपॉन V टू द पावर गामा, या इसको लिख सकते हैं K V टू द पावर माइनस गामा। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई K टाइम्स V टू द पावर माइनस गामा, और इस P की वैल्यू को उठा करके हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आने क्या वाला है, इधर तो dw था, एज इट इज रहने दीजिए। फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल्स टू P की वैल्यू K टाइम्स V टू द पावर माइनस गामा dV, P dV था ना, वॉल्यूम V1 से बढ़ करके हो रहा है V2, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। K को कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा W फ्रॉम 0 टू W इज इक्वल्स टू K टाइम्स V टू द पावर माइनस गामा dV, इंटीग्रल V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, चलो भाई इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू K टाइम्स V टू द पावर माइनस गामा को इंटीग्रेट करेंगे V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, सॉरी फ्रॉम V1 टू V2 आ जाएगा। ओके, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ गया, K टाइम्स अपॉन 1 माइनस गामा को बाहर कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर का टर्म। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। ओके, ये आ गया। अब K से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक सेकेंड, इट वॉज 1 माइनस गामा, यस 1 माइनस गामा टाइम्स K V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K टाइम्स V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, और K इक्वल था P1 V1 टू द पावर गामा के, तो W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ लिखिए P1 V1 पावर गामा, सॉरी यहाँ पे P2 लिखो, P2 V2 पावर गामा V2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 पावर गामा इंटू V1 पावर माइनस गामा प्लस 1। तो पावर्स को सॉल्व करोगे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ये गामा ये माइनस गामा 0 हो गया, ये गामा ये माइनस गामा 0 हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1 ये आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो चलो भाई W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। ओके, सिंपल जी। तो ये था एडियाबैटिक रिलेशन, ठीक है, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी तरह टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका भी रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिएगा, और फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आता है। मैक्सिमम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं भाई, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैक्सिमम लोग इसको गलत करोगे। फाइंड आउट कर लेना, बहुत सारी बुक्स होंगी, बुक्स में आप मैच कर लेना। कमेंट करने में अगर शर्म आ रही हो तो बुक्स से मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोग गलत करोगे, आई गारंटीड। एक बार ही में जल्दी प्रूव नहीं होगा। तो जो चीज़ें कह रही हूँ या आगे जो भी चीज़ें बताऊंगी कि इन चीज़ों को प्रूव कर लेना, वो प्रूव कर लेना, क्योंकि आप सोचते हो कि ये कर लेंगे, हो जाएगा, बट होता नहीं है। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। भाई प्रेशर और वॉल्यूम में एडियाबैटिक रिलेशन क्या है, इससे पहले हम लोगों ने यूज़ तो कर लिया है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हुआ कैसे था। तो ये वही रिलेशन है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि पीवी की पावर गामा विल बी कांस्टेंट। ओके, तो यही है अपना एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सबसे पहले आते हैं, क्या करेंगे भाई, इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू विल बी डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी कहानी, देखिए चेंजेस समझिएगा। डी यू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डी क्यू तो हीट था, कितना हीट इसे मिला, जिसमें से इसने डी डब्ल्यू वर्क डन में कन्वर्ट किया, बाकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रख लिया। तो हमारे पास 1 मोल गैस थी, जिसमें से डी यू को समझिएगा, डी यू वॉल्यूम के साथ तो कुछ किया नहीं है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी यू बाई डी टी, सपोज करो कि अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हुआ है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी, वो होती है CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डी यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, CV, विच इम्प्लाइज दैट डी यू विल बी CV dt। यार इस चीज़ को ध्यान से समझना, 1 मोल गैस लिया था, उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना होता, तो जो हीट का अमाउंट होता वो कहलाता अपना CV, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाई जितना भी टेम्परेचर रेज हो रहा है उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। सपोज कर लो डेल्टा टी रेज हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है, तो डी यू की वैल्यू CV dt आ गई। ओके, एंड यू नो दैट डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज PdV। डी डब्ल्यू को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल गेट डी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या आ गया यार आपके पास, CV dt प्लस PdV, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमें एडियाबैटिक प्रोसेस ही कंसीडर करना है, क्योंकि हम एडियाबैटिक रिलेशन ही निकाल रहे हैं। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू विल बी 0, यहाँ लिख लेना फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगी अपनी इक्वेशन, 0 इज इक्वल्स टू CV dt प्लस PdV, ये आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट लॉ, या छोड़ो फर्स्ट लॉ तो कंसीडर कर लिया। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, फॉर 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन होती है सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, लेकिन यहाँ पे 1 मोल है तो RT। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता क्या है वो देखते चलिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट विल बी PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू RdT, R तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू RdT। तो अगर यहाँ से हम लोग चाहें तो dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dt, dt की वैल्यू देखो क्यों निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में ये टर्म आ रहा है ना CV dt, यहीं पे हम dt की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी PdV प्लस VdP अपॉन R। ठीक है, चलिए भाई, सो dt इज इक्वल्स टू PdV प्लस VdP अपॉन R। नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या होने वाला है देख लो यार, 0 इज इक्वल्स टू CV dt, CV और dt के प्लेस पे पूरा लिखिए PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाय R। ओके, अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस dW था जिसको हमने PdV लिख रखा है। ओके, तो भाई अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। चलो भाई, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 0 से इक्वेट कर दो, देखो कितना आता है, करते हैं देखते हैं।
हमारे पास अब आ रहा है 0 इज इक्वल्स टू CV टाइम्स PdV प्लस VdP प्लस R, और PdV था ना, R इंटू PdV। ठीक है, चलो भाई 0 इज इक्वल्स टू R को लिख सकते हैं CP माइनस CV। ठीक है, याद रखो R की वैल्यू क्या थी, मेर्स फॉर्मूला अभी आपको बताया ना, CP माइनस CV, CV PdV प्लस CV VdP प्लस CP माइनस CV, तो CP PdV माइनस CV PdV, और ये टर्म कैंसिल हो रहा है फर्स्ट टर्म से। ठीक है बेटा, R को लिखा है CP माइनस CV, याद रखना। चलो भाई क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू CV VdP प्लस CP PdV। ओके, ये हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद। इरेज करते हैं इसी को, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये दो टर्म बचेंगे। ठीक है, तो इसी को अरेंज करके लिखते हैं। 0 इज इक्वल्स टू CV VdP प्लस CP PdV तो भाई अब ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर हम CV इंटू PV से डिवाइड कर दें, तब देखते हैं क्या आता है। CV VP से डिवाइड करने पर देखिए क्या आएगा आपके पास। देखिए ये इक्वेशन, इसमें यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब CV VP मतलब CV इंटू V, एक इससे और एक P इससे डिवाइड करते हैं, तो CV VP से डिवाइड कर दीजिए। इसे डिवाइड किया CV VP, यहाँ पे डिवाइड कीजिए CV VP। इधर की चीज़ें मैं रिमूव कर दूँ। ओके तो ये आ गया अपने पास। अब ये किसके इक्वल आ रहा है देख लो यार, 0 इज इक्वल्स टू CV V कैंसिल DP अपॉन P प्लस CP अपॉन CV, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, CP अपॉन CV सिर्फ P कैंसिल हो रहा है, इंटू DV अपॉन V। अब सोच रहे होंगे काफ़ी सारे लोग कि ये पता कैसे चला कि हमें किस टर्म से डिवाइड करना है। यस, तो देखिए आपको जो यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है DP, जिसमें वेरिएशन है, वो आपका डिनोमिनेटर में वो टर्म आना चाहिए। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे DV अपॉन V DP अपॉन P। ठीक है, तो ये लॉजिक यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे इस टर्म को लिख लीजिए गामा। ठीक है, इसके प्लेस पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ गामा। CP अपॉन CV इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, लिख दिया। अब चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, लेट्स सी। अब हमारे पास क्या आने वाला है देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अब आई थिंक काफ़ी लोगों को भूल चुका होगा। तो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करिए। 1 अपॉन P का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू DP क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, इधर तो 0 ही रहेगा ना, इट विल बी log P प्लस गामा तो कांस्टेंट था, बाहर था, ये आ जाएगा आपका log V। इंटीग्रेशन बहुत बार सिखाया है, अब नहीं सिखाने वाली हूँ, तो जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम है यार वो प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लिया करो। वैसे भी मैं बता रही हूँ ना, बता तो रही हूँ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है। ठीक है, चलो भाई इस लाइन का भी काम खत्म, हटाओ। अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं देखिए, अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी वही कहूँगी भाई, जिसने नहीं देखा वीडियो देख सकते हो जाके, जिससे आपको बेहतर समझ में है। वैसे ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए होगे। लॉग P प्लस लॉग
ये हो जाएगा v रेज टू द पावर गामा। ठीक है, अब 0 इज इक्वल्स टू, अब क्या आने वाला है, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी था, लॉग लिया था ना, तो यहाँ पे ऐड करो प्लस सी, कह सकते हैं ना प्लस सी, तो इस तरफ ले आए, कुछ सी डैश बन गया होगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में भूलती जा रही थी, सी डैश। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू एन log p v टू द पावर गामा, ये आ गया। अब देखो इसका एंटी लॉग ले लो, इसका एंटी लॉग लेने पे आपको क्या मिलेगा, लेते चलो भाई एंटी लॉग, पता लग जाएगा क्या मिलेगा, भाई ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा, वो तो एंटी लॉग लेने पे पता लगेगा। इसका एंटी लॉग लेंगे, आपके पास आ जाएगा p v टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू e टू द पावर c डैश, और ये हमारा c कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, e टू द पावर c डैश विल बी कांस्टेंट, जो मैथ्स लिए होंगे उन्हें e टू द पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म का एक्सपेंशन पता होगा, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, वैसे शायद स्टार्टिंग में बताया है और इसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि e टू द पावर c डैश हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा, तो हमें क्या मिल गया, p v टू द पावर गामा विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है हीट इंजन। तो भाई अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग हीट इंजन। एक बहुत सही सा डायग्राम आपके पास यहाँ पे बना दिया है मैंने, देखो डायग्राम पे मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ हमें शॉर्ट में समझना है इसकी वर्किंग को। तो भाई हीट इंजन है क्या, हीट इंजन एक डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, ये मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किस में, हीट एनर्जी में। तो चलो इसके कुछ पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से समझते चलो। नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 सिंक एंड थर्ड इज वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स क्या होता है, सोर्स इज अ हीट रिसीवर। ठीक है, एक हीट रिसीवर होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और इसकी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट होती है। ओके, सपोज कर लो ये T1 टेम्परेचर पे है, T1 बहुत हाई टेम्परेचर है, इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम इससे कुछ टेम्परेचर मतलब इसमें अपनी थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र भी कर दी तो भी इसका टेम्परेचर T1 मेंटेन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर T1 से घट के T1 डैश या कुछ और हो जाए, नहीं, इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहने वाला है, इसलिए इसको बोला है इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी पे है। इसी तरह से सिंक है आपका, ये कोल्ड रिसीवर है। ठीक है, वो हॉट रिसीवर था, ठीक है, ये कोल्ड रिसीवर है। कोल्ड रिसीवर है, क्या करेगा ये भाई, जितनी भी रिजेक्टेड हीट होगी कहीं से भी इधर उधर से आएगी, इसको कितनी भी हीट दे दो, इसका जो टेम्परेचर है T2 वो मेंटेन रहेगा, इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो भी इन्फिनाइट है। ठीक है, इट इज़ अ कोल्ड रिसीवर एट टेम्परेचर T2 एंड इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी, इसकी भी थर्मल कैपेसिटी जो है इन्फिनाइट है, ये टेम्परेचर इसका हमेशा मेंटेन रहने वाला है। थर्ड पार्ट इसका आता है वर्किंग सब्सटेंस। भाई वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है, देखिए वर्किंग सब्सटेंस आपका सोर्स से हीट को रिसीव करेगा। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब किया, इसने कुछ सपोज करो W अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया, हीट के W अमाउंट को वर्क डन में कन्वर्ट किया, और बाकी जो हीट रह गई Q2 उसको रिजेक्ट कर दिया सिंक को। ये देखो डायग्राम से क्लियर दिख रहा है, Q1 अमाउंट हीट इसने अब्जॉर्ब किया जिसमें से W वर्क डन में कन्वर्ट किया, ये W, और इधर Q2 जो बची हुई हीट है वो चली गई हमारी सिंक को। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, ये बेसिक इक्वेशन आ जाएगी हीट इंजन के लिए। वर्किंग इसकी समझ में आ गई, पर साइकिल इसने क्या किया है, T1 से वर्किंग सब्सटेंस ने T1 से ये सोर्स से हीट एब्जॉर्ब किया। ठीक है, सोर्स आपका T1 टेम्परेचर है, हीट एब्जॉर्ब किया जिसमें से W अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया वर्क डन में, और बाकी की बची हुई जो हीट थी उसको रिजेक्ट कर दिया सिंक को। तो एक साइकिल में ये काम हो रहा है, फिर दोबारा से यही काम होगा। ठीक है, हर साइकिल में इतना ही काम होता रहेगा।
तो आई गेस हीट इंजन और इसकी वर्किंग आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो भाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है? सबसे पहले देख लो, इसका सिंबल है एटा। एटा से डिनोट करते हैं, ये होता है वर्क डन, जो आउटपुट वर्क डन हो रहा है W अपॉन Q1, इनपुट जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स Q1, इन दोनों का रेशियो, ये कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और आपको पता है W की वैल्यू अभी इक्वेशन से ही निकाल लीजिएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। देख लो यार, इस इक्वेशन से देख लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ से W की वैल्यू निकालना चाहोगे, Q1 माइनस Q2 ही तो आएगी, और थोड़ी ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एटा की वैल्यू अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। चलो भाई, एटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये है हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, इसके काफ़ी सारे यूज पढ़ लिए, अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं हर चीज़ की, वही है हमारी लिमिटेशन। तो लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? नंबर 1, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन देखो, ध्यान से देखो, du इज इक्वल्स टू dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अगर कुछ हीट दी जा रही है किसी सिस्टम को, तो वो उसमें से थोड़े से अमाउंट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी जो भी बची हुई एनर्जी है उसको स्टोर कर ले रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई किसी सिस्टम को आपने एनर्जी दी, उसने थोड़ा सा काम किया और बाकी एनर्जी छुपा के रख लिया अपनी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। तो यार इसमें से कहीं भी डायरेक्शन का तो कोई अता पता चल नहीं रहा है कि यार लेफ्ट डायरेक्शन से, साउथ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से या साउथ वेस्ट डायरेक्शन से किस डायरेक्शन से हीट आ रही है, ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा, ठीक है। या किस पार्ट को, मतलब सिस्टम के किस पार्ट को आपने हीट प्रोवाइड किया है, ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है कि लेफ्ट से हीट आ रही है, राइट से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फ्लॉ है वो तो डायरेक्शन वाला है कि ये बताता ही नहीं है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कि हीट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन से हीट आ रही है, ये ट्रांसफर हो रही है, ओके। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बिल्कुल भी नहीं बताता है कि किन किन कंडीशंस के तहत ये हमारी एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा होगा, एनर्जी मिली, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। अरे भाई कन्वर्ट कैसे हुई, आपने क्या मतलब कौन सी ऐसी क्या डिवाइस यूज़ की या क्या चीज़ यूज़ की, कौन सी टेक्निक यूज़ की, या कौन सा ऐसा लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से, या कौन सी ऐसी कंडीशंस है, हाँ क्या हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, किन कंडीशंस के तहत ये वर्क डन हो रहा है, ये सारी कंडीशंस तो हमें पता ही नहीं लग रही है ना। तो ये सारी कुछ कमियां हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ के थ्रू हीट इंजन पढ़ा, हीट इंजन पढ़ने के बाद हमने फर्स्ट लॉ में कुछ कमियां भी देखी कि भाई सही बात है, कुछ परफेक्ट नहीं होता, आगे आगे सब ढूंढते रहते हैं साइंटिस्ट हमारे, क्या करते हैं वो बाकी की चीज़ें ढूंढते रहते, कोई एक लॉ आ गया वहीं पे रुक जाना थोड़ी ना काम होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास दो स्टेटमेंट है, पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा है क्लैशलेस स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले वाले की बात हम लोग कर लेते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखिए। सबसे पहले, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than extracting heat from a receiver and performing an equivalent amount of work। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि हम कोई भी ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते कि देखिए जिसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब हम हीट लें, ठीक है, उसके रिसीवर से हीट लें और वो उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है।
जो हॉट रिसीवर है उसका, वहाँ से हम हीट लें, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जैसे हम ले रहे थे हीट इंजन में, उसी तरह से Q1 अमाउंट चलो एब्जॉर्ब किया वर्किंग सब्सटेंस ने और पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दी। वहाँ कोई भी कोल्ड रिसीवर हो ही ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than extracting heat from a receiver and performing an equivalent amount of work। मतलब यार हीट भी अब्जॉर्ब करे और वर्क डन भी करता रहे, कहीं हीट रिजेक्ट ना करे, जो बची हुई हीट है उसको नेक्स्ट साइकिल में हम फिर से यूज़ कर लें, वो रिजेक्ट ना हो हमारी, ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई ऐसा तो इम्पॉसिबल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है क्लैसियस स्टेटमेंट। तो भाई क्लैसियस स्टेटमेंट में क्या बताया गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body to another at higher temperature। भाई क्लैसियस स्टेटमेंट में, ये बाय द वे पूरा नाम है क्लैसियस क्लैरियट स्टेटमेंट। जैसे पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दो लोगों ने दिया था ना, एक केल्विन दूसरे प्लैंक, तो इसी तरह से सेकंड वाला है क्लैसियस क्लैरियट स्टेटमेंट। तो क्लैसियस क्लैरियट स्टेटमेंट में क्या है कि देखिए आप ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग डिवाइस बना ही नहीं सकते हो जो कि देखो क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी to transfer heat from a body to another at higher temperature। कि सपोज करो आपने कोई सेल्फ एक्टिंग डिवाइस मान लो बना लिया, उसने कुछ एक्सटर्नल एजेंसी मतलब आपने कोई ऐसा मोटर वगैरह फिट कर दिया जिसकी वजह से वर्किंग सब्सटेंस में वर्क हुआ, ठीक है, वर्क डन आपको मिला, और बाकी की जो हीट है ना, जो हीट बच रही है वो ट्रांसफ़र हो जाए हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को, मतलब सोर्स को। तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है यार, सोर्स के पास खुद ही इतना टेम्परेचर है, आपको पता है ना, बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग हीट आपकी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाती है ना, तो भाई सोर्स के जितना टेम्परेचर तो आप दे ही नहीं पाओगे, तो ये भी इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्लैसियस क्लैरियट और केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो भाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया था, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है वो भी बताया था। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, अगर आप पीवी ग्राफ बनाते हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, यहाँ पे प्रेशर रहेगा, ठीक है। रिवर्सिबल यहाँ से स्टार्ट किए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचे और फिर बी से घूम के ए पे चले आए, ठीक है, ध्यान से समझो, ए से स्टार्ट किए बी पे पहुंचे और बी से घूम के वापस ए पे आ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके रुक जाओ, रिवर्सिबल रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, एक मिनट यार थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, उसी पाथ से वापस आ जाओ, वो हो जाएगा आपका रिवर्सिबल, ठीक है। मैं साइक्लिक प्रोसेस की तरफ चली गई थी, तो देख लो रिवर्सिबल प्रोसेस के, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पीवी ग्राफ आपने ये बनाए, ए से बी तक गए और साथ ही साथ आप बी से ए तक भी आ जाओ, ठीक है, उसी प्रोसेस के थ्रू, तो वो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। अगर ऐसा पॉसिबल है ए से बी पॉइंट और बी से ए पॉइंट तक सेम पाथ से आप आ रहे हो, तब तो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा। अदरवाइज अगर आप ए से बी पॉइंट तक जा रहे हो इस पाथ से और रिटर्न हो रहे हो डिफरेंट पाथ से, तो ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पे एक ही पाथ था, यहाँ पे पाथ नंबर 1 से ए से बी तक गए और पाथ नंबर 2 से हम रिटर्न हो रहे हैं बी से ए तक, मतलब बी से ए तक हमारे पास आने के लिए, रिटर्न होने के लिए पाथ नंबर 1 नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, ये
इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। आई गेस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट आता है बहुत बहुत बहुत, अरे यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, कार्नो हीट इंजन। यस, कार्नो हीट इंजन। काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, मेरे बोलने से पहले ही लोग कारनॉट पढ़ चुके होंगे, लेकिन नहीं, इट इज़ कार्नो हीट इंजन। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्नो हीट इंजन। देख लो भाई, यहाँ पे आपके पास डायग्राम बना हुआ है इसका। तो डायग्राम में क्या क्या है, ये आपका सोर्स है एट टेम्परेचर T1, सिंक एट टेम्परेचर T2, ये है आपका इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। ये आपका एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है, ठीक है, सिलेंडर विद कंडक्टिंग बेस, इसका बेस कंडक्टिंग है, ये स्टैंड इंसुलेटेड है, इस सिलेंडर के देखो बेस कंडक्टिंग है, ओके। ये चीजें ध्यान रखते चलो। तो ये था कंस्ट्रक्शन कार्नो इंजन का। कार्नो हीट इंजन होता क्या है, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, ठीक है। तो भाई ये रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच काम कर रहा है, मतलब एक ही नहीं, दोनों डायरेक्शन में रिवर्स होना इसका पॉसिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं हम लोग, कार्नो हीट इंजन का ये डायग्राम देख लिया, इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, बारी बारी से समझते चलेंगे। इसमें जो सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, दिस मेन पार्ट ऑफ द इंजन हैज कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स। देखो सबसे मेन पार्ट इसका सिलेंडर ही है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। सबसे पहला इसमें है कंडक्टिंग बेस दिखा दिया है, और इंसुलेटेड वॉल्स, मतलब हीट सिर्फ और सिर्फ इसके बेस से ट्रांसफ़र होगी, वॉल्स से बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना था। और इसका जो पिस्टन है वो भी इंसुलेटेड है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोर्स पे। तो सोर्स तो बताया था, सोर्स इज अ हीट रिसीवर एट अ हायर टेम्परेचर T1, ठीक है। तो इसकी भी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट, वही सोर्स वही वाला काम कर रहे हैं, तो सोर्स तो वही है ना। सिंक क्या है, इट इज़ अ हीट रिसीवर एट लोअर टेम्परेचर T2 टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड बाय द इंजन। मतलब यार देखो, सिंक भी हमारा इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी पे कोल्ड हीट रिसीवर है, ओके। आई गेस इतनी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ये जो अंदर WS लिख रखा है ना, ये कुछ और नहीं, वर्किंग सब्सटेंस है। तो भाई द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस। जी हाँ, हीट इंजन में मैंने कहा था ना कि सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस है आपका वर्किंग सब्सटेंस। नेक्स्ट पार्ट है, देखो सोर्स हमने समझ लिया, सिलेंडर को समझ लिया क्या था, कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स, और विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और पिस्टन भी हमारा इंसुलेटेड ही था। सिंक को समझ लिया, इंसुलेटेड स्टैंड। अब इंसुलेटेड स्टैंड की बात करते हैं। तो यार देखो इंसुलेटेड स्टैंड क्लियर यार, एक स्टैंड टाइप का रखा हुआ है जो कि इंसुलेटेड है, इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने में कुछ है भी नहीं। चलो भाई तो कार्नो साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। तो कितने कम होने वाले हैं, एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे एकदम, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, लिखते चलो ये ग्राफ बाद में देख लेना। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, और आइसोथर्मल बोलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे रहते हुए गैस एक्सपेंड हो रही है। तो करना क्या है, आपको सिलेंडर को उठाना है, ये सिलेंडर को उठाइए यहाँ से और इसको प्लेस कर दीजिए सोर्स पे। तो जैसे ही आप इसको सोर्स पे रखते हो, इसका टेम्परेचर तो T1 हो जाएगा, गैस का टेम्परेचर T1 हो जाएगा। इमेजिन करो ये पूरा का पूरा सिलेंडर उठाया और सोर्स पे उठा के रख दिया। देखो बेस इसका कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग बेस होने के कारण ये जो इसके अंदर आइडियल गैसेस हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस काम कर रही है ना, यहाँ जो गैसेस भरी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, आइडियल गैस जो है वो हीट अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है।
T1 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट अब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगी, गैस एक्सपेंड होगी ना, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलो भाई, तो इसलिए हमने कहा है कि गैस ये जैसे ही हमने इस सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रखा, गैस हमारी आइसोथर्मली एक्सपेंड हो गई। टेम्परेचर T1 बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोले। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इजीली आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में। देखो 2 पॉइंट्स पे नोटिस करिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ मैं, दिस वन। पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट बी को देखिए। जैसे आपने T1 पे सोर्स से कनेक्ट किया अपनी गैस को, मतलब जो वर्किंग सिस्टम था, वो जो सिलेंडर था उठा करके हमने सोर्स पे शिफ्ट किया, तुरंत ही टेम्परेचर T1 हो गया। तो दोनों जगह टेम्परेचर T1, यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 दिख रहा होगा। प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम V1 से बढ़ करके V2 हो रहा है। देखो V1 यहाँ एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ कहीं आपका V1 है और V2 यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर V1 ये था तो V2 ये हो रहा है, ठीक है। तो V1 से वॉल्यूम बढ़ा है तो गैस एक्सपेंड हुई है, टेम्परेचर के सेम रहते, ठीक है, बिना चेंज हुए टेम्परेचर में, तो वो एक्सपेंशन आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। आई गेस इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो भैया वर्क डन कितना हुआ होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वो भी देखते चलो। वैसे वर्क डन निकालना सिखाया था, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस याद हो तो W1 इज इक्वल्स टू N R T1, टेम्परेचर T1 है, log V2 बाई V1, V2 बाई V1, ठीक है। या ग्राफ के एरिया से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो ये वाली लाइन दिख रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहा है, ए से बी में हो रहा है, तो लाइन ए बी या ग्राफ ए बी, लाइन तो है नहीं ऑब्वियस सी बात है, कर्व है, तो कर्व ए बी ने जो भी पोर्शन कवर किया हो इसके नीचे जितना भी पोर्शन आया हो वो सारा आ जाएगा वर्क डन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक क्या था, हमने देखा कि हमारा ये जो सिलेंडर था वो सोर्स पे रखा हुआ था और टेम्परेचर इसका T1 था। अब हम कह रहे हैं इसको उठा के रख दीजिए आप इंसुलेटेड स्टैंड पे, ठीक है। इंसुलेटेड स्टैंड पे रखिए, T1 टेम्परेचर पे आपने रखा, टेम्परेचर T1 था, और हम कह रहे हैं पिस्टन को बाहर की तरफ मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। तब तक इसे पुल करिए पिस्टन को जब तक कि गैस का टेम्परेचर T2 ना हो जाए। ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे लोग ये बता नहीं पाएंगे, ठीक है, कि क्यों भाई कैसे टेम्परेचर T2 हुआ। यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस को उठा करके इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा, अभी टेम्परेचर कितना है, T1 है। फिर मैं कह रही हूँ पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट करो, तो गैस एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होगी, जैसे जैसे एक्सपेंड होगी कूल होती जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। हमें टेम्परेचर डाउन कितना करना है गैस का, T2 टेम्परेचर तक ले जाना है, ठीक है। तो भाई गैस भी हमारी एक्सपेंड हो गई और टेम्परेचर भी इसका कम हो गया। और आपको पता है स्टैंड इंसुलेटेड है, हीट मतलब मिल नहीं रही है कहीं से, बेस कंडक्टिंग जरूर था सिलेंडर का, लेकिन जो भी वॉल्स हैं और इसका जो पिस्टन का जो भी अपर पोर्शन है, पूरा पिस्टन ही कह लीजिए, ये सब हमारा इंसुलेटेड है। तो हीट तो बाहर से कहीं आई नहीं, ना ही गैस में जो भी हीट थी वो कहीं बाहर सराउंडिंग को ट्रांसफर हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस प्रोसेस में या इस एक्सपेंशन में हीट कांस्टेंट थी। तो वॉल्यूम कह लीजिए अगर V2 से बढ़ करके V3 हो गया, तो ये आपका ग्राफ पे देख लीजिए, ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। जैसे B पॉइंट से C पॉइंट तक आप आ रहे हो ना, B पॉइंट से C पॉइंट तक टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, T1 से T2, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, और लेकिन आपका एक्सपेंशन कौन सा हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लिख लो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके।
ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले आप लोग याद रखते हो तो अच्छी बात है, ना याद रखते हो तो और अच्छी बात है। NR T1 माइनस T2, T1 से बढ़ करके चेंज करके टेम्परेचर हमने T2 किया, अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। और गामा क्या होता है आपको बहुत बहुत ही अच्छे से पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा। ठीक है, चलो भाई, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन था वो हमने निकाल लिया इतना। अभी गामा की वैल्यू अभी बताइए, जिसको ना समझ में आए चेक कर लो। वैसे क्या चेक करोगे यार, CP/CV इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रोसेस क्या होने वाला है। अब जो इसमें वर्किंग सब्सटेंस मीन्स हमारी आइडियल गैस है, इसका टेम्परेचर हो चुका है T2। अब इसको उठा के फिर से रख दीजिए सिंक के ऊपर। सिंक के ऊपर रख दिया, T2 टेम्परेचर है। अब क्या करेंगे भाई, इसको उठा के हमने रख दिया सिंक के ऊपर। अब गैस को कंप्रेस करना है हमें। ठीक है, गैस को कंप्रेस करिए। कितना, जैसे इसका वॉल्यूम हमारा V3 हो चुका था, V3 वॉल्यूम से V4 वॉल्यूम तक इसे कंप्रेस करिए। और इसका टेम्परेचर अब की तो T2 मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया तो टेम्परेचर T1 से घट के T2 कैसे हो गया। भाई लॉजिकल बात है, अगर आपके पास ग्लास में वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, और उसे आप पलट दो, ज़मीन पे गिरा दो, देखो ठंडा हो जाएगा। नहीं, बस उसी तरह का लॉजिक है। ठीक है, चलो भाई, तो कहा क्या जा रहा है, इस वर्किंग सब्सटेंस मीन्स इस सिलेंडर को उठाइए और सिंक पे रख दीजिए। जैसे ही सिंक पे रखोगे, टेम्परेचर T2 था ही गैस का, और इस बारी गैस को कंप्रेस करना है। कैसे कंप्रेस करेंगे, ये जो पिस्टन है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आइए। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ये पिस्टन, मतलब प्रेशर अप्लाई करके इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तब ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। और इस बार टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो रिजेक्टेड हीट है वो सिंक को चली जाएगी, तो टेम्परेचर T2 मेंटेन रहेगा। तो अब की होने वाला है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ग्राफ में देखते हैं इसको। आइसोथर्मल कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है, C पॉइंट से D पॉइंट को नोटिस करो, ये C पॉइंट से D पॉइंट पे आ रहे हैं। C से D आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद रखिएगा, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट C to D, C to D आपका क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस का वॉल्यूम यहाँ पे देखो V3 था, V3 से घट के यहाँ पे V4 हो रहा है ना। ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है तो इसलिए कंप्रेशन है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम है दोनों जगह पे, यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर लो, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं। कितना हो जाएगा, थर्ड प्रोसेस है अपना आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन W3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखो टेम्परेचर इस बार कितना है, इस बार टेम्परेचर T2 है, तो क्या आ जाएगा nRT2 लॉग nRT2 लॉग V3/V4। V3 से V4 हो रहा है ना वॉल्यूम, V3/V4। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, देखो अब तुम्हारा जो सिलेंडर है वो T2 सिंक पे रखा हुआ है। अब फिर से इसे उठा के रखिए, सिंक से उठा करके फिर से इंसुलेटेड स्टैंड पे रखिए। वापस जब आप इंसुलेटेड स्टैंड पे रखोगे तो इसका टेम्परेचर T2 है। इस बारी फिर से पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराओ। ये पुरानी चीज़ें मैं हटा दूँ थोड़ी सी, ये अपवर्ड नहीं तो आप समझ लोगे। फिर से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराओ और इसका टेम्परेचर T2 से कितना हो जाना चाहिए, बढ़ करके T1। इतना कंप्रेस करना है गैस को कि इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ करके T1 हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा देखिए, इस बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
हीट कहीं नहीं आ जा रही है, क्योंकि आपको पता है इंसुलेटेड स्टैंड पे आपने रख दिया है सिलेंडर को और वॉल्स इसकी इंसुलेटेड है। ठीक है, तो फिर से आपका ये वाला जो प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आ जाइए नेक्स्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, ग्राफ में देख लीजिए, एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब डी पॉइंट से हम लोग वापस इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ए पॉइंट पे कितना कंप्रेस करना है, इसके वॉल्यूम को V1 तक ले जाना है। ठीक है, देखो V4 से पहले है V1, यहाँ पे V4 है और उससे पहले है V1, तो V1 तक कंप्रेस करना है हमें। तो ये वाला आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। तो इसमें वर्क डन देख लीजिए कितना हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन W4 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे शायद W3 नहीं लिखा है, W4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, NR T1 माइनस T2, NR T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। ओके, तो ये आ गया। नेट वर्क डन कैसे निकलेगा, W1 W2 W3 W4 सबका सम, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबको सम कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका नेट वर्क डन। ठीक है, तो ये थी कहानी भाई नेट वर्क डन की। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे, सॉरी इसे W2 कर लो, W2 यहाँ पे आपका हो जाएगा ये T2 माइनस T1, टेम्परेचर T2 से घट करके T1 हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। चलो तो सम अप कर लीजिएगा कितना आता है, कुछ प्रॉपर्टीज लॉ की यूज होंगी वो यूज कर लीजिएगा। तो नेट वर्क डन जो कुछ भी आएगा मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, एरिया ऑफ द ग्राफ ABCD, ABCD ग्राफ का जो एरिया ABCDA, इसको थोड़ा सा सही कर दें, एरिया ऑफ ABCDA। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, एरिया ऑफ ABCDA। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा और वर्क डन कितना होगा वो आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट है वर्क डन, ये आपकी एक्सरसाइज है, वर्क डन फाइंड आउट करके कमेंट करिएगा कि वर्क डन आ कितना रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से एफिशिएंसी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, W अपॉन Q1। ठीक है, W अपॉन Q1 आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। Q1 की बात की जाए तो Q1 क्या है यार, Q1 वही आपका W1 है। ठीक है, Q1 जो था वो आपका W1 था, NR T1 log V1 by V2, ये आपका Q1 है। V1 by V2 था कि V2 by V1 था, चेक करो, V2 by V1 था, यस V2 by V1। ठीक है, NR T1 log V2 by V1, तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। वर्क डन आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे वर्क डन जो भी आएगा W अपॉन NR T1 log V2 by V1, यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट स्टार लगा दे रही हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं बता देती हूँ लास्ट में आपका आएगा कितना। देखो आप PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला रिलेशन यूज़ करोगे। जैसे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का बताया वैसे आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करोगे, तो उसके बाद फाइनली आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। हीट इंजन की कितनी आई थी, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, 1 माइनस T2 बाई T1। तो एक चीज़ कंफर्म हो गया, T2 बाई T1 इक्वल है किसके, Q2 बाई Q1 के। ठीक है, T2 बाई T1 इक्वल है Q2 बाई Q1 के। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट है अपना कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या है भाई, देखिए कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स can have efficiency greater than that of the Carnot engine working between the same temperatures। सबसे पहली बात क्या कही गई है, कोई भी ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है जैसे T1 और T2 टेम्परेचर है, ठीक है। T1 T2 टेम्परेचर पे हम कोई ऐसा इंजन नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते जिसकी एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज़्यादा हो जाए। कार्नो इंजन भी हमारे T1 T2 टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं अगर तो, ठीक है। दूसरा क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। यस, कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी आती है, आप फॉर्मूले पे पुट करिएगा वैल्यू, आपको इजीली मिल जाएगा। जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती नेचर पे, किसके, वर्किंग सब्सटेंस, जो हमने आइडियल गैस दिया था ना, उसके नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कार्नो इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ रेफ्रिजरेटर इज अ कार्नो हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। रेफ्रिजरेटर भी आपका कार्नो हीट इंजन जैसा ही होता है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। ये काम कैसे करता है ये देख लीजिए। सबसे पहले इसके डायग्राम को देखिए। ये सोर्स है एट टेम्परेचर T1, ये जो भी आपको लेना, सिंक, और ये वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे ना हो करके ये आपका ये वाला, ये है आपका रेफ्रिजरेटर। तो देखो, अगर कोई हमारे पास किसी डिवाइस के थ्रू हमें W मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, ठीक है, ये W मैकेनिकल वर्क है, इसने सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया, और ये W मैकेनिकल वर्क, ये टोटल जो एनर्जी इसके पास हो रही है रेफ्रिजरेटर के पास, ये नेट एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो जा रही है, ये ट्रांसफ़र हो जा रही है अपने सोर्स को। तो ये बेसिक सा फंडा था अपने रेफ्रिजरेटर का। तो इस चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, थोड़ी सी क्या, एक लास्ट टॉपिक और रह गया। रेफ्रिजरेटर देख लीजिएगा, मैंने आपको मेन कंपोनेंट्स बता दिए हैं, इसकी बेसिक वर्किंग बता दी है, बाकी तो डायग्राम से एकदम वर्किंग क्लियर ही है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एकदम जैसा आपने कार्नो हीट इंजन पढ़ा है, हीट इंजन का जस्ट रिवर्स समझ लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W। बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W। Q2 अपॉन W। Q2 कितनी हीट रिजेक्ट हुई थी सिंक को, ठीक है, वो अपॉन W। ये होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर्मूला। चलो भाई, W की वैल्यू हमको पता ही थी, वो पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। बीटा इज इक्वल्स टू Q2 बोले तो सबसे पहले तो Q2, यहाँ पे Q2 ही रहने देते हैं, और W की वैल्यू लिखते हैं Q1 माइनस Q2। अब देखिए ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब इसको और सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन इस Q2 से डिवाइड मार दो, Q1 बाई Q2 माइनस 1, तो ये आ गया। और आपने एक चीज़ देखी होगी, ये चीज़ आपने देखी होगी कार्नो हीट इंजन के एफिशिएंसी में मैंने बताया था Q1 अपॉन Q2 इक्वल होता है T1 अपॉन T2 के। तो 1 अपॉन T1 बाई, ये रुक जाओ नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, Q1 अपॉन Q2 आपका इक्वल था T1 अपॉन T2 के, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखिए Q1 अपॉन Q2 was equals to T1 by T2, therefore coefficient of performance is equals to 1 upon T1 अपॉन T2 माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।